नमस्कार। न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सियासत में नारों की एक अलग अहमियत होती। कई मौकों पर इनके असर ने इतना जोर पकड़ा है कि सियासत के रंग बदल गए। हालांकि अभी कुछ दिनों से अगर यूपी की बात करें तो चुनाव भी नजदीक है और इससे पहले यूपी में नारों को लेकर सियासत जारी। बीते कुछ दिनों बीजेपी की तरफ से ऐसा नारा लॉन्च हुआ जो कि काफी सुर्खियों में रहा और अब विपक्ष भी तरह तरह के इसके काट निकाल रहे हैं। हालांकि इन सब नारों का कितना असर आने वाले उपचुनाव में होता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक पांडे जी, प्रवक्ता आरएलडी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता सपा, डॉक्टर अनु प्रसाद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अजीत नाहर जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अशोक यादव जी से लेना चाहूंगी। अशोक यादव जी, जिस जी तरह से नारों को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है, क्या लगता है इसका असर आने वाले उपचुनाव में कितना होगा? देखिए समाज जी, इस तरह के नारे जो समाज में विघटन पैदा करने के लिए, समाज में भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आज से नहीं लगाए जा रहे हैं, तो आरएसएस और भाजपा की बरसों पुरानी परंपरा है। आप अगर देखेंगी 1940 के दौर में, तो उस समय जब भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि मुस्लिम लीग रही थी, वो जो जिन्ना जी की पार्टी थी, उसी समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उस समय हिंदू महासंघ हुआ करता था, हिंदू महासभा सॉरी। तो उसके जो मुखिया थे, जो है क्या नाम है उनका, जो जम्मू कश्मीर और वहाँ पे सिंध बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रंटियर प्रोविंस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सॉरी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय भी विभाजन की देश में विभाजन की पृष्ठभूमि लिखने वाले लोगों के साथ सरकार बनाई। आज भी उनका डीएनए वही है, विभाजनकारी। भारत को जातियों के आधार पर विभाजन करो, धर्म के आधार पर विभाजन करो, भाई भाई के बीच में विभाजन करो। ये विभाजनकारी नीतियां, इन्होंने डिवाइड एंड रूल, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी कहते हैं कि अंग्रेजों से इन्होंने सीखी हैं। क्योंकि इनके लोग, जब देश में लड़ाई चल रही थी आजादी की, उस समय भी अंग्रेजों के साथ इन लोगों का था जो ताल्लुकात। तो ये लोग उसी समय से विभाजन की कार्य नीतियां सीखे हुए हैं और तब से लेके आज तक यही एजेंडा चला रहे हैं। ये जो बटेंगे कटेंगे टाइप के जो नारे होते हैं सभाजी, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये रिसर्च के द्वारा बनाया जाता है। और ये रिसर्च प्रोडक्ट जो है, ये भारतीय जनता पार्टी इसकी मार्केटिंग करती है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर योगी जी जैसे लोग हैं, मोदी जी जैसे लोग हैं, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं इस तरह के नफरती नारों के। ये ब्रांड एम्बेसडर बना के नारों को मार्केट में जनता को भ्रमित करने के लिए फैलाते हैं। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक है, समाज को बांट करके राज करना, जो कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी भाजपा चल रही है। लेकिन ये राज किस पे कर रहे हैं? ये राज पीडीए पे खास तौर से कर रहे हैं और पीडीए का शोषण कर रहे हैं, पीडीए का आरक्षण लूट रहे हैं और पीडीए के लोगों को धर्मांधता में उलझा करके, लड़ाई झगड़े करवा करके उनके ऊपर शासन करने का उद्देश्य। लेकिन आज देखिए, आपने कहा कि इन नारों से क्या होगा। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति जी ने नारा दिया कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे, और इनका नारा क्या है, बटेंगे तो कटेंगे। आप बताइए, जो नारा निगेटिव है, बांटने और काटने की बात करता है, इस नारे से ये सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। जब भी आप जीतेंगे, एक दूसरे को जोड़कर ही जीतेंगे, जोड़ेंगे तभी जीतेंगे। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता माननीय योगी जी से पूछती है कि आप एक तरफ तो बटेंगे कटेंगे बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी निगाह में, आपकी नजर में पिछड़े और दलित हिंदू हैं कि नहीं है? हिंदुओं को आप, पिछड़ों दलितों को आप जोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप पिछड़ों दलितों को जोड़ना चाहते, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों दलितों का आप आरक्षण नहीं लूटते। आप लगातार नियुक्तियों में जिस तरह से आरक्षण को फुलफिल नहीं किया जा रहा सभाजी, आरक्षण की कोई भी ऐसी नियुक्ति आप बताइए जो सरकार ने फुलफिल किया हो। हमेशा बैकलॉग भर्तियां की जो है, उसमें पूरे पद नहीं भरे जाते हैं। तो ये आप जब चुनाव आता है, तो इस तरह के आप नफरती नारे लगाकर सोचते हैं कि पिछड़े और दलित भुला करके नारों में, बहकावे में आकर के भाजपा को वोट दे देंगे। इतने इतने देखिए लोग अब जागरूक हो गए हैं, वो जान रहे हैं कि हमारा अहित किसके साथ है, हमारा अहित किसके साथ है। इसलिए जिस तरह से पीडीए समाज, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको पटखनी दिया था और 62 से 33 सीटों पर लाके पटका था, उसी तरह से उपचुनाव में 9 सीटों में से 0 सीट पे भाजपा जा रही, क्योंकि जनता समझ चुकी है सभा जी। जिस तरह बहराइच में उन्होंने नंगा नाच किया, जिस तरह बहराइच में उन्होंने दंगे करवाए, इन्हीं के विधायक ने बताया ना, सुरेश्वर सिंह ने, कि उन्हीं के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव शराब पी करके लोग दंगे भड़का रहे थे। तो अब इसमें बचा क्या है? सारे लोग जनता के बीच में सरकार एक्सपोज हो गई है सभा जी, कि ये लोग
दंगे भड़काएंगे, इस तरह की तमाम कुचक्र रचेंगे ताकि जनता को धर्मांधता के और दंगे की आड़ में झोंक करके सरकार बनाया जाए, लेकिन इससे सफलता इनको हासिल नहीं होने जा रही। सभा जी, चलिए ठीक है अशोक जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करूंगी डॉक्टर अनु प्रसाद जी का। डॉक्टर अनु, अगर बात की जाए उपचुनाव की, तो उपचुनाव से पहले नारों का दौर जारी हो गया है यूपी की सियासत में, तो क्या लगता है इसका फायदा किसे मिलेगा? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए सभा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे भारत की जनता हो, नारों से ज्यादा वो कामों पे ध्यान दे रही है। और अगर इसका जीता जाता प्रमाण है 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आप स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को आप देख सकते हैं। नारा तो बीजेपी के लोगों ने बहुत जोरों शोरों से बहुत ऐसे नारे दिए थे कि अयोध्या के नारे को आप ले लीजिए। तो आप इस तरह का, ये जिस तरीके से बीजेपी लगातार मूलभूत मुद्दों से जनता को भटका के इस तरीके के नारे दे रही है, और सबसे बड़ी बात हमें आश्चर्य इस बात पे होता है कि आप संवैधानिक पद पे बैठ के आप इस तरीके के असंवैधानिक भाषा का जो उपयोग करते हैं कि आप बांटेंगे तो काटेंगे। भाई, हम तो ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन आपके है, शासन आपका है, राज्य में आप है, केंद्र में आप है, तो किसकी हिम्मत हो जा रही है जो लोगों को बांट रहा है? और अगर आप इतना भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और आपको इतना भी नहीं पता है कि संवैधानिक जगहों पे बैठ के और इनके लोग जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दे रहे हैं, कोई हाईवे पे लगा दे रहा है, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर इस नारे के लगे थे, इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? एक बात बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूंगी सभा जी, ये भारत है, ये बाबा साहब के संविधान से चलता है। और आज तक जब से भारत आजाद हुआ, जब से संविधान लागू हुआ, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के लोगों को बांट सके और उसमें कोई दिक्कत डाल सके। हाँ, ये काम जरूर आरएसएस के लोग जरूर करते थे जहां से नागपुर से संचालित होते, क्योंकि भाई इनका योगदान ही नहीं था आजादी में, तो ये क्यों आजादी के बाद तक पल उसको लोगों को आपका सुख भोगने देंगे? ये तो रहे दिन आए दिन इनका यही काम ही है कि लोगों को अनर्गल बातों में फंसाना, कामों पे लोगों का ध्यान न देना। आज जनता चिल्ला चिल्ला के मूलभूत मुद्दों पे बात करना चाहती है, मगर ये डरते हैं कि अगर जनता जागरूक हो गई, जनता मूलभूत मुद्दों पे बात करने लगेगी तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये समझ जनता जब इनसे सवाल करेगी कि भाई आप रोजगार हमको कब देंगे, तब ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जनता इनसे पूछे कि आप हमको महंगाई से आजादी कब दिलाएंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जनता इनसे पूछे कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से महिलाओं को आजादी कब मिलेगी, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसलिए ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये आए दिन इस तरीके के अनर्गल नारेबाजी का इन लोग ये सहारा लेती है बीजेपी। इनको इतना भी नहीं पता है कि आप जिस भारत में रह रहे हो, आप जनता की सेवा के लिए हो, आप संविधान लागू करिए। संविधान तक हमारा भारत का संविधान तो पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत है, जिसमें आज तक कोई भी उसमें ना कभी कोई इसमें विघ्न डाल पाया है और ना भारत की जनता को बांट पाएगा। मगर ये अपने नारों से लोगों के दिमाग में उलझुल बातें भरते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। आज बहराइच में तो ये अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाए। वहां के विधायक, कभी हमारे सपा प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वहां के सपा के भाजपा के विधायक ने खुले तौर पे कहा कि ये जितने दंगे हुए उसमें बीजेपी के लोगों का हाथ था। क्या उसके बाद कोई स्टेटमेंट आया? क्या उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उसके बाद कोई, ये जितने भी दंगे हुए थे सभा जी, मैं लिख के कह सकती हूँ कि ये इनके इसी तरीके के घटिया नारों की वजह से था, जो आज युवाओं का दिमाग इन लोगों ने खराब कर दिया है कि हिंदू को मुस्लिम से दिक्कत है, मुस्लिम को हिंदू से खतरा है, हिंदू खतरे में है। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आप हमको बताइए तो हिंदू को खतरा किससे है? अपने ही देश में किससे किसको खतरा हो सकता है? आप खुल के बताइए। और अगर आपको पता है कि कोई समुदाय समाज खतरे में है, तो भाई साहब आप बैठे किस लिए है? आप उसको जनता के सामने लेके आइए, उसकी रक्षा सुरक्षा करना तो आपका काम है। मगर आप जनता के बीच में कभी आरएसएस के भागवत जी जाके मंच पे चढ़ के खड़े होके बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है, कभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि हिंदू एक हो जाओ, आप खतरे में हो, हिंदुत्व को आप, मतलब इन लोगों को काम के अलावा दुनिया भर की बकवास करने को कह दो तो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग नंबर 1 पे हैं।
और काम की अगर आकलन करने को कह दो, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने को कह दो, तो ये कोसों दूर धागे मिलेंगे आपको। मीडिया के सामने तक ये लोग नहीं कह सकते कि हमने कौन कौन से आज तक विकास के काम किए। आज आप ये कहते हैं, मैं विगत एक हफ्तों में बहुत तेजी से देख रही थी कि लोगों के साथ कितना ज्यादा डिजिटल स्कैम हो रहा है, कि कितनी तेजी से एक शायद कानपुर के लोग, एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, 80 लाख का ठग उनके साथ हुआ। ये किसकी देन है? ये डिजिटल इंडिया की देन है भाई साहब। इन लोगों ने डिजिटल को इतना बढ़ोतरी तो दे दी, मगर सिक्योरिटी के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया। आए दिन किसी के साथ 2 लाख का, किसी के साथ 80 लाख का, किसी के साथ 75 लाख का, 60 लाख का बैठे बैठे लोगों के साथ स्कैम हो जा रहा है। लोगों की सैलरी पूरी जमा पूंजी गायब हो जा रही है, मगर उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये बहुत गंभीर जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं भारत में, उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में और भारत में भी, इससे आप जनता की नजर है कि जो भी इस तरीके के मूलभूत मुद्दों पे जो पार्टी बात करेगी, जो इस गंभीर मुद्दों से जनता को राहत दिलाएगा, वही जनता का असली प्रतिनिधित्व करने के लायक। चलिए ठीक है डॉक्टर अनु जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करूंगी राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी का। अजीत जी, अगर बात की जाए नारों की, तो वोटर्स का मन कितना बदलेगा? इन नारों को देखकर वोटर्स किस पे भरोसा जताएगी? देश की जो वोटर्स हैं आज से नहीं, शुरू से ही भ्रमित रहे हैं और मुझको नहीं लगता है कि उनका भ्रम इतनी जल्दी टूटने वाला है। सबका साथ सबका विकास से बटेंगे तो कटेंगे पर अगर कहानी आ चुकी है तो निश्चित रूप से सरकार का नैतिक पतन तो हो चुका है। और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो निश्चित ही हम सबके लिए शर्म की बात है। जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं आपकी बेटी को उठाकर ले जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? 11 साल से तकरीबन 10.5-11 साल आपको हो गए हैं यहाँ पर, तो अगर आप ऐसे बयान दे रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष को आप विपक्ष अगर आतंकवादी अंदर डालिए, विपक्ष कुछ गलत करता है तो उसको अंदर डालिए ना। आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन क्यों नहीं करवाते हैं? प्रॉब्लम यही है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के स्टेट्स के मुख्यमंत्री किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे और किससे बटेंगे और किससे कटेंगे की बात कर रहे हैं, इसको भी क्लियर करना चाहिए। हिंदू बटे हुए हैं तो कटेंगे, तो हिंदू 2014 के पहले क्या करते थे? मुझे बिल्कुल क्लियर बताइए। मैं भी हिंदू भी हिंदू, क्या मैं नमाज पढ़ता था? क्या मुझे कोई मुसलमान आकर मेरे ऊपर पत्थर फेंकता था? बिल्कुल नहीं। 2014 के पहले की स्थिति अच्छी थी, 2014 के बाद स्थिति और खराब हो गई है। हमें ही एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये कब तक और क्यों चलेगा? तो देश निश्चित रूप से गलत दिशा में जा रहा है और हम सबकी वाकई में ड्यूटी है। जो इनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये बटेंगे जो होना चाहिए भारत वर्ष के लिए होना चाहिए, सारी जनता के लिए होना चाहिए और सारी जनता को ये समझना होगा कि हम सब अगर बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। काटने वाला कौन है ये अलग बात है। सबका साथ सबका विकास की बात करते, महंगाई की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। और देश में जितनी समस्या आ रही है, चाहे आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, नेशनल हाईवे पर सड़क पे पूरे गड्ढे भरे पड़े हैं, लेकिन टोल हर दिन बढ़ते जा रहा है। आप देखिए हर 2 महीने 5-10% टोल बढ़ रहा है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि फास्टैग लगा होता है, हमें पता नहीं चलता है। कार निकल जाती है, वो टोल का जो मैसेज है तो 2 घंटे के बाद आता है। इस समस्या पर कोई उपाय नहीं है। कोई टोल गलत कर जाता है तो हमें ये भी नहीं पता कि उसका नंबर क्या है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री समाधान की बात नहीं करते कभी भी, प्रधानमंत्री स्वयं समस्याओं की बात करते हैं। अरे समस्याओं के समाधान के लिए तो आपको जनता ने वहां बिठाया है, तो समाधान की बात कर लीजिए। बैंकों के अकाउंट सीज हो रहे हैं, जैसा अभी बताया, तो बैंकों के अकाउंट सीज हो रहे हैं, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। महंगाई दर अगर देखें तो देखिए आप कहाँ पहुंच गई महंगाई। 2014 में क्या भाव थे चीजों के और आज क्या भाव हो गए। इसके अलावा आप देखिए कोई भी ऐसी चीज बताइए जिसके अंदर में पिछले 10 सालों में हमने प्रोग्रेस की हो। एक स्वच्छता अभियान चला, सबसे बड़ा घोटाला वो साबित हो गया, शौचालय घोटाला साबित हो गया। हर चीज आप देखें सिर्फ और सिर्फ समस्याएं हैं, समाधान कहाँ है? तो देश समाधान ढूंढ रहा है, उसको भड़काया जा रहा है या बहकाया जा रहा है। लेकिन ये तो निश्चित रूप से तय है कि 30-35% जो जनता है वो भ्रमित है यहाँ पर, और वो एक है। अगर वो 30% जनता एक है तो बचे हुए जो 60-65% वोट है जो बीजेपी के विपक्ष में है, वो स्केलेटेड है या वो विभाजित है। इसके लिए विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता। यहाँ पर विपक्ष की भी स्वयं की गलती है कि वो सब एकजुट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो उनकी भी समस्या है। उनके यहाँ भी कई सारे क्रिमिनल हैं, उनके यहाँ भी कई सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो निश्चित रूप से कोई ऐसी पार्टी आगे आना चाहिए जो इन भ्रष्टाचारियों का साथ ना दे, इन लोगों का साथ, बिल्कुल इन क्रिमिनल्स का साथ ना दे, और एक स्वच्छ छवि लेकर के जनता के बीच में जाए। तो वो छवि एक जमाने में बीजेपी की रही थी, जो बिल्कुल अब ध्वस्त हो चुकी है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी थी, वो मोदी एंड शाह कंपनी बन चुकी है।
यहाँ पर अब हम सबको समझना होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह जो पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, जो पार्टी चल रही है, और वो देश को किस दिशा में लेकर के जाएगी, तो निश्चित रूप से वो अपने ही मुनाफे को देखते हैं, सत्ता को देखते हैं। इसके अलावा देश की जनता से उन्हें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। नहीं तो इस प्रकार के बयान प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री के मुख से नहीं निकलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको ये सोचने का वक्त आ चुका है कि हम सबको क्या करना चाहिए। रही बात रिजल्ट की चुनाव की, उसमें तो कंट्रोल है। हरियाणा चुनाव में सबने देखा क्या रिजल्ट आना चाहिए था और क्या हुआ, तो क्या हम यूपी में उम्मीद करेंगे। तो मुझको तो यहाँ लगता है कि स्थिति ऐसी कि 6 या 7 सीट तो बीजेपी लेकर के आ रही है, 1 या 2 सीट दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। तो ये रिजल्ट भी आना है, आप नोट कर लीजिए इसको। आज 6 या 7 सीट बीजेपी की आ रही है। बट मैं वोटर्स की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सिस्टम की तरफ, सिस्टम की खामी है ये वोटर्स की तरफ से नहीं है वोट, इस सिस्टम की खामी के कारण ये सीटें मिलेंगी। तो हमें अब सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत गलत दिशा है और हम सबको सचेत होने की जरूरत है इस वक्त में। चलिए ठीक है जितना आज फिर आप करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी विवेक पांडे जी का। विवेक जी, क्या आप यूपी में राजनीति मुद्दों पर नहीं, नारों के सहारे हो? देखिए सभा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मंच दिया और उपस्थित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा, चूंकि यहाँ पे बहुत ही विद्वान हमारे राजनीतिक विश्लेषक और अशोक यादव जी चूंकि पहले से विराजमान है। क्या ये पहली बार हो रहा है जब देश में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नारे की बात हो रही है? क्या ये पहली बार हो रहा है कि जो कांग्रेस अभी आलोचना कर रही थी, जो कांग्रेस इस तरीके से दिखाने का या बताने का प्रयास कर रही थी, वो भूल गई कि 16वीं लोकसभा में किस तरीके के नारे दिए गए थे कि कांग्रेस का हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की हो, या जनता कहेगी दिल से कांग्रेस फिर से। सबसे पहली बात 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। 77 में जनता पार्टी के नारे इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ये आयरन लेडी टिक न सकी, यह हालत हो गई कि खुद रायबरेली में हार गई थी। श्रीकांत वर्मा ने एक नारा दिया था इसी तरीके से, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस नारों का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है या राजनीति की दृष्टि से जो नारों को देखा जा रहा है, ये परिपाटी तो बहुत पहले से कांग्रेस ही लेकर के आई हुई है इस देश में। आज अगर उस परिपाटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम हमने कर दिया, एनडीए घटक ने, तो आज कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? उसका कारण यह है कि कांग्रेस के दिए नारे केवल और केवल जुमले साबित हुए। कांग्रेस ने गरीबी हटाने की बात तो की, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस की गरीबी हटती गई और देश की गरीबी बढ़ती गई। आज एक सरकार आई है जो 4.5 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बना करके देती है उन गरीबों को जिनके लिए कांग्रेस कभी ये नारा लेके आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस उस पर बिल्कुल बात नहीं करेगी। आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, उनका नारा था उठो करोड़ों हाथ है राजीव जी के साथ है। इसका बहुत लाभ लिया था कांग्रेस ने। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ इस देश में, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करूंगा कि राजीव गांधी जी ने प्रौद्योगिक क्रांति को कहीं ना कहीं इस देश में ला करके एक कीर्तिमान स्थापित किया, एक नई दिशा देने का कार्य किया। लेकिन आदरणीय राजीव जी के बाद जो आकस्मिक घटना हुई, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने उस नारे को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। हमने, आपको याद होगा अटल बिहारी जी के टाइम पे शाइनिंग इंडिया का एक नारा दिया था। शाइनिंग इंडिया हुई, बिल्कुल हुई। पोखरण परीक्षण के बाद शाइनिंग इंडिया का वो नारा पूरे अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में डंका बजा रहा था भारत की, और इसको कोई नकार नहीं सकता है। क्योंकि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज अगर नारे की राजनीति अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं जनता, नारे होते क्या है, नारे होते हैं कि जनता के सीधे कनेक्टिविटी की बात होती है। नारे वो होते हैं कि पार्टी के जितने भी उद्देश्य हैं उनको एक वाक्य में समेट करके जनता तक जोड़ने का, पहुंचाने का कार्य किया जाता है। मुझे लगता है कि आज अगर एक नारा दिया आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, चूंकि इस नारे को लेके ही ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिबेट आज रखी गई, कि इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि जो ध्रुवीकरण हो रहा है विपक्षियों की तरफ से, उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमने जो नारा एनडीए की तरफ से गया है कि बटोगे तो कटोगे, भाई ये बात तो बचपन में घर वाले भी समझाते हैं। ये उसी नारे की तरीके से है जैसे बच्चों को समझाया जाता है कि बाहर किसी के हाथ से, किसी अजनबी के हाथ से कोई सामान मत ले लेना, कोई दी हुई वस्तु मत खा लेना। तो आज अगर एकजुटता की बात हो रही है, आज अगर बंद मुट्ठी की बात हो रही है, आज अगर एकता और पूरी तरीके से मुझे लगता है गठजोड़ की बात हो रही है, तो इसमें किसी जाति का नाम तो लिया नहीं गया है। लेकिन कुछ विशेष लोग इसको जातियों से जोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि क्या ये देश हमारे आजादी के पहले का इतिहास भूल गया है क्या? बटोगे तो कटोगे के सिद्धांत को कैसे झुटला सकते हैं? मुगल आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और किस तरीके से उन्होंने देश को लूटा, देश की रियासतों को बांट करके उन्हीं रियासतों के अंदर किस तरह से छद्म रूप से प्रहार करके उन रियासतों को लूटने का काम किया, राजाओं को रंक बनाने का काम किया। अगर वो एकजुटता रहती तो क्या भारत कभी लुटता? मैं तो ये पूछूंगा ना। तैमूर से लेके मोहम्मद गजनबी से लेके बाबर तक का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो मैं कहूंगा कि क्या वो इतिहास भारत के ऊपर कलंक नहीं है?
क्या वो इतिहास भारत के ऊपर एक कालिक नहीं है? क्या अंग्रेजों ने जो किया, सालों साल दास्ता और गुलामी का जो प्रतीक रहा, भारत के ऊपर जो एक कलंक लगा, जो इतिहास भारत का गुलामी पढ़ाई जाती है, क्या वो गुलामी कहीं ना कहीं दास्ता का प्रतीक नहीं है? आज अगर एकजुटता उन रियासतों में रही होती तो क्या यह इतिहास हम पढ़ रहे होते, या हम पढ़ रहे होते कि कहीं ना कहीं भारत के राजाओं ने एकजुटता दिखा करके पूरे अफगानिस्तान पे वर्चस्व कायम किया, पूरे अफगानिस्तान पे हिंद लहरा रहा था। लेकिन आप जब जम्बू द्वीप की बात करेंगे, आज जम्बू द्वीप इसी एकजुटता के न होने के कारण सिमटते सिमटते भारत की एक परिधि में सिमट करके रह गया। तो मुझे लगता है कि इस नारे को समझने के लिए एक दूरदर्शिता की आवश्यकता है, और जब मानसिक रूप से आप जातियों में बटे रहेंगे, मानसिक रूप से आप एजेंडों में बटे रहेंगे, तो आप इस नारे के महत्व को और उद्देश्य को नहीं समझ सकते। इस नारे का सिर्फ एक उद्देश्य था, जो भारत का इतिहास है, उस भारत के इतिहास को कोई दोहरा ना पाए, जो भारत के ऊपर एक कलंक लगा था, उस कलंक को मिटाने का काम किया जाए, भारत को अंतरराष्ट्रीय परिधि में एक विश्व के सामने महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है। ये नारा उससे प्रेरित है। लेकिन ध्रुवीकरण करने वालों का उद्देश्य, चूंकि मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो केवल जातियों में बांट करके राजनीति करते आए हैं, उनका एजेंडा ध्वस्त हो रहा है, तो उनको इस नारे से दिक्कत है। भाई मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में अगर हैं, तो इस नारे की दूरदर्शिता और इस नारे के इतिहास को, अगर भारत के इतिहास को जानते तो इस नारे की दूरदर्शिता को वो समझते। आज हमारे सामने कौन खड़ा है? एशिया में सबसे बड़ी चीन की बात होती है। क्या आप नहीं चाहते कि चीन से भी बड़ी महाशक्ति बनकर के उभरे? क्या आप नहीं चाहते कि चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के हम एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बने? क्या आप नहीं चाहते कि अखंडता, एकता और संप्रभुता के मामले में भारत सबसे समृद्ध विकासशील राष्ट्र हो? और आप नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु की परिधि में सबसे अग्रसर हो? तो मुझे लगता है कि नारे की दूरदर्शिता को समझिए। नारे के शब्दों को पकड़ करके केवल जातियों से जोड़ देने वाले, मुझे नहीं लगता कि इस नारे के उद्देश्य को भी समझ पाएंगे। चलिए ठीक है विवेक जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी का। अजीत जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ जाती है राजनीति में कि नारों के सहारे राजनीति करनी पड़ जाती है? बिल्कुल विवेक जी की बातों का जवाब देना चाहे कोई भी पार्टी हो, सब लोग अपने अपने नारे देते हैं चुनाव के वक्त। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी का ही बयान है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और उनकी हालत बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह हो जाएगी। तो ये जाति की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट उन्होंने कहा, इसीलिए ये वार शुरू हुई है, ये क्लियर है। एक बार उनका बयान और एक बार देखिएगा आप ना, सारे न्यूज़पेपर्स में आज भी है। तो ये आप सोचिए कि उनका एक सीएम के होते हुए हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कितना विरोधाभासी बयान है, कितना बांटने वाला बयान है। पहला। दूसरा, अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हो तो कौन से विश्व गुरु अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो? चाइना आप कभी गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता, बट मैं चाइना को मैं स्वयं बहुत नजदीक से देख करके आया हूँ। चाइना में किस तरीके का सिस्टम काम करता है, और हम मुझको नहीं लगता 200 साल तक भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ बयानों से या सिर्फ सेंसेक्स को 80,000 तक पहुंचा देने से काम नहीं होगा। इस सेंसेक्स का जो गुब्बारा है, सिर्फ अंबानी और अडानी के जो गुब्बारे फूले पड़े, जिस दिन निपटेगा उस दिन पूरा देश खत्म हो जाएगा। इस चीज को समझना होगा और रियलिटी समझनी होगी। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है साहब जो कोरोना के अंदर में जीडीपी 0 है, लेकिन सेंसेक्स एवर टाइम हाई पर है। सुनिए, सेंसेक्स तो एवर टाइम हाई पर है, गोल्ड भी एवर टाइम हाई पर है। ऐसा बिरला फार्मूला सिर्फ हिंदुस्तान में दिख रहा है। ऐसी इकोनॉमी हिंदुस्तान में। पेट्रोल 60 रुपए का महंगा था, 110 रुपए 105 रुपए का सस्ता है। ये किस प्रकार की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं हम इस देश को? महंगे 20 रुपए किलो की भिंडी आज 100 रुपए किलो की बिक रही है। किस प्रकार की इकोनॉमी है? और आप सोचिए 2014 में जो आपका वर्कर था, जो आपके काम करता था, उसको 10-12 हजार रुपए मिलते थे, आज 14-15 हजार रुपए की तनख्वाह। कितना परसेंट उसका इनकम बढ़ा है? लेकिन आप देखेंगे उसी प्रकार से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है टॉप के 15-20, उनकी इनकम कई गुना बढ़ चुकी है। हमको इन पॉइंट्स पे सोचना होगा। रोजगार की क्या हालत है उसको सोचना होगा। सड़कों के टोल जो 50 पैसे किलोमीटर के होते थे, आज 3 रुपए किलोमीटर के हो गए, और सड़कें आज भी वैसी की वैसी है। एक ही बारिश में सारी नेशनल एक्सप्रेस वे उखड़ गए, और गडकरी ने स्वयं इसको स्वीकार किया है कि इसमें भ्रष्टाचार है और इसमें वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो अब उनके बयान है तो गलत है, या आप गलत बोल रहे हैं या मैं गलत बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा क्या सही है। तो ये सब चीजें आपको जानना होगा। कुछ मंत्री अच्छे हैं जो स्वीकार करते हैं, बगैर बाकी के मीडिया सेल, बीजेपी मीडिया सेल की बात करें या स्वयं प्रधानमंत्री जी, इन चीजों को साफ कोई से स्वीकार नहीं करते। ये बात भी सच है कि 60, 65, 70 सालों में जो विकास हुआ और अभी जो विकास हो रहा है उसकी गति में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है। हमको जो फील पहले होता था आज भी वैसे फीलिंग है सिस्टम को लेकर के। लेकिन पहले 70 सालों में या पहले 65 सालों में उन्होंने कोई दावे नहीं किए थे कि हम इतना विकास कर दिया है, हम इतना विकास कर देंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे कानों में ना बार बार ये पड़ा है, इतना विकास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब रियलिटी, जब धरातल हम देखते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, हम सब तो वहीं की वहीं। एक टॉयलेट तक तो मिलती नहीं एक आम आदमी को। एक आम आदमी जब मार्केट में घूमता है उसको टॉयलेट तक नहीं मिलती है। महिलाओं की तो हालत बहुत बुरी है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा रेप होने वाला
प्रदेश हो चुका है, उन सब के बारे में भी थोड़ा बोलिए जरा, किस प्रकार का है। और सबका साथ सबका विकास अगर सही था तो ये बटेंगे कटेंगे तक क्यों आने की जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? तो मानना होगा वो 24 उनको भी पता है कि जनता साथ में नहीं है, कि सिस्टम को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण वो अब तक जीतते आए। तो हमें ये मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस वक्त बदल चुकी है। 10 साल पहले कहानी बिल्कुल अलग थी, अभी कहानी बिल्कुल अलग है। और हिंदू मुस्लिम का जो हेट चालू है पूरे देश भर में, ये आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी उसको बहुत भुगतने वाली है। आप सोच लिया, आज की न्यूज है, एक बच्चे ने वहां भगवा फहराया किसी मस्जिद के ऊपर बिहार में, उसको अरेस्ट कर लिया गया। और आज की न्यूज है अरुण जेटली जी के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने वाले। अब बताइए किसके बेटे क्या बन रहे हैं और किसके बेटे क्या बन रहे हैं? आम जनता को, आम हिंदुओं को भड़का करके मतलब पूरा उल्लू सीधा किया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके बच्चे सब बाहर सेटल है, सब बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर सेटल है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही विवेक जी, आप ही बताइए। यहाँ परिवारवाद नहीं होता है। जय शाह किसके बेटे हैं? अरुण जेटली के बेटे कौन है? बासुरी स्वराज कौन है? ये सब के बारे में थोड़ा बोलिए जरा। आप सिर्फ राहुल गांधी को देखते हैं। राहुल गांधी तो 10 साल से अपनी चप्पलें घिस रहे हैं और इस देश को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सांसद से ज्यादा अभी वो कुछ भी नहीं है, ना वो किसी पार्टी के अध्यक्ष है, ना कोई मंत्री पद आज तक लिया है। उनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या फर्क है दोनों में, इन चीजों को समझिए। और विवेक जी, मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक भारतीय होने के नाते हम सबको इस पॉइंट पर सोचना होगा और निष्पक्ष होकर के इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना होगा। चलिए ठीक है विवेक जी, नारों में तब्दीली की जरूरत क्यों आ गई? नहीं, नारों में तब्दीली की आवश्यकता तो बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि ये परिपाटी ही चूंकि कांग्रेस की देन है भारतीय राजनीति में। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अजीत जी ने, चूंकि आदरणीय अजीत जी बैठे हैं, मुझे मंच पे और कोई दिख नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी 10 साल से भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है। राहुल गांधी जी अगर वास्तव में अपनी आयु के हिसाब से गंभीर होते तो उनको 10 वर्ष से केवल भारत को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी तक तो 10 वर्ष तक केवल भारत, 10 वर्ष के पहले शायद आपके कहने का आशय ये है कि वो भारत में तो थे, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो भारत में कभी रहे ही नहीं। इसीलिए केवल 10 साल से उनको भारत को समझने की आवश्यकता पड़ रही है। और ये बात आप ही ने स्पष्ट किया, आप ही के वक्तव्य थे कि 10 साल से वो भारत को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी जी को 10 साल और समझना पड़ेगा, उसके बाद शायद वो समझ पाएंगे कि भारत की परिपाटी, संस्कृति और भारत का इतिहास और भारत का भविष्य कैसे तय किया जाएगा। तो मुझे लगता है इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि बात करनी चाहिए राजनीतिक लोगों के बच्चों पे, या उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके आने वाली जनरेशन है, उनको किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। बिल्कुल जायज बात है, आपकी बात में बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस बात पे बिल्कुल बात होनी चाहिए कि उत्तराधिकार का एक जो शाश्वत सिद्धांत चलाया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती राजनीति में? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। यहाँ तो उत्तराधिकार की बात है। मैं तो ये पूछता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा कौन थे सरकार में जिनको की Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी? मैं तो इस सवाल का भी जवाब लूंगा। किस आधार पे? रॉबर्ट वाड्रा भी कोई मंत्री नहीं थे, रॉबर्ट वाड्रा तो परिवार के भी नहीं थे, दामाद थे भाई। मुझे लगता है कि उनको Z+ सिक्योरिटी का आधार क्या था, इसको भी जरा आप स्पष्ट कीजिएगा। बड़े बड़े टेंडर किस आधार पे उनको मिलते थे, किस तरीके से दिए जाते थे, उसको भी स्पष्ट कीजिएगा। केदारनाथ उत्तराखंड में आपको याद होगी एक आपदा आई थी। रुक जाइए, मेरी बात आ जाए। मैंने आपकी बात को कट नहीं किया था, इन बिटवीन इंटरप्ट नहीं किया था। उत्तराखंड में जब एक आपदा आई थी, उसके बाद उन जो डेड बॉडीज थी उनको पूरी तरह से रेस्क्यू करके उनको पूरी तरह से क्रिमिनेशन करने तक का जो एक टेंडर दिया गया था, उस टेंडर की कहानी बड़ी विरली है। और उस विरले कहानी को जरा पढ़िएगा, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को किस तरह, किस मैनिपुलेशन करके, किस आधार पे, किन नियमों को ताक पे रख करके किस तरीके से दिया गया था, क्योंकि वो हिंदुओं की लाशें थी। लेकिन अगर अब आप कहेंगे कि मैं लाशों में भी जाति ढूंढ रहा हूं, बिल्कुल ढूंढेंगे, बिल्कुल बात होगी। भारत में जातियां शाश्वत सत्य है। जो इसको ठुकराएगा वो यकीनन राजनीति का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है मंच पे बैठ करके, क्योंकि भारतीय राजनीति का आधार ही जाति के आधार पे शुरू हुआ है। जब पाकिस्तान और भारत का डिवाइडेशन हुआ, उस समय जातियों के आधार पे राष्ट्र बने थे, न कि केवल और केवल हिंदुस्तान का डिवाइडेशन किया जा रहा था। वहां पे भावनाएं जाति के आधार पे डिवाइड हो रही थी। तो उस आधार पे आज जहां हम खड़े हैं, अगर आपने बात की, बिल्कुल अच्छी बात की कि बटोगे तो कटोगे की बात एक मुख्यमंत्री कर रहा है, क्यों नहीं करेगा भाई? अगर बांग्लादेश में केवल हिंदुओं को मारा जाएगा, केवल हिंदुओं का नरसंहार किया जाएगा, तो हिंदुओं के आवाज उठाना, अगर ये ध्रुवीकरण कर रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप जैसे लोग या विपक्ष के लोग क्यों नहीं हिंदुओं पे आवाज उठाते? वहां के नरसंहार पे क्यों नहीं बोलते? कलकत्ता कोई क्यों नहीं किया? यही बता दीजिए। उस डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, जो लोग मणिपुर चिल्ला रहे थे, सभा जी, वो लोग कलकत्ता की घटना पे कोई किसी की आवाज ना निकली।
सबसे बड़ी बात, भारत में रहने वाले मुस्लिमों का योगदान भारतीय इतिहास में क्या है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आस्था भारत में है, जो भारत में समर्पण रखते हैं, वो भारत के प्रशासन से लेकर राजनीति हर जगह पे उनकी हिस्सेदारी है। लेकिन जो दिखाने का प्रयास किया जाता है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मंचों से विपक्ष जो पीडीए कर रहा है, वो केवल मंचों से अल्पसंख्यक या पिछड़े समाज को ये बताने का क्यों आशय वो आज भी प्रेरित कर रहा है कि आप अल्पसंख्यक हैं? वो कुंठा और हीनता की भावना भरने की कोशिश क्यों की जाती है? मैं ये पूछ रहा हूं। पिछड़े वर्ग के अंदर, जो कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जिनको पिछड़ा कहा जाता है, उनके अंदर कुंठा और हीनता की भावना को बढ़ावा देने का आशय क्या है पीडीए का? मैं इस बात को जानना चाहता हूं। मंचों से जब खड़े होकर के कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुमको ये कर दिया जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को नाम से, जाति से, उनकी शब्दावली से ये बार बार संबोधन करके उनके अंदर हीन भावना क्यों भरी जाती है? आप भूल क्यों जाते हैं कि आप चलिए, 21वीं ठीक है शताब्दी विवेक में जी। जी रहे हैं भाई? मैं तो ये पूछ रहा ठीक है हूं। और विवेक इस जी, समय नारे की कमी से है, अगर आखिरी इतनी कमेंट आपत्ति अजीत है, जी से लेना नहीं चाहूंगी। सभा जी, जी, एक जी। लास्ट बात, एक अंतिम वाक्य। और जी इस बोलिए। नारे से अगर इतनी आपत्ति है कि बटोगे तो कटोगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां से लेकर के यूरोप, अमेरिका, कनाडा तक जो दृश्य आ रहे हैं, जिस तरीके से कहा जाता है काफिर काफिर जो शब्द आता है, उस पर आपत्ति जताइए ना अजीत जी। उस पे आकर के खुल के बोलिए ना। सभा जी की कई डिबेट मैंने देखी है, तो खुल करके विरोध करती है। जो गलत है गलत है, गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखिए ना भाई। गलत को गलत क्यों नहीं कहते लोग? मैं तो ये चलिए, जानना ठीक है चाहता हूँ। विवेक जी। हिंदू शब्द से आपत्ति है, हिंदू शब्द से आपत्ति है, काफिर शब्द से आपत्ति क्यों नहीं है भाई? ठीक है नहीं, विवेक जी, मेरे समय की कमी है, अजीत जी से जवाब ले लेते हैं। अजीत जी, जी, मैंने जी। मेरे शब्दों जी से कुछ काफिर कहना की चाह रहे बात थे नहीं आप? निकली, ना हिंदू की बात निकली। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, बटोगे तो कटोगे, तो हिंदू एकजुट किस प्रकार से होंगे? पहला प्रश्न तो मेरा यही है, हिंदू को एकजुट किस तरीके से रहना चाहिए। दूसरा, आपने स्वयं स्वीकार किया कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को गलत तरीके से ऑर्डर दिए गए, टेंडर दिए गए और ये सब चीजें की गई। तो रॉबर्ट वाड्रा अगर गलत है, तो क्या आपको अधिकार देता है कि आप भी वो गलती करें? क्या अगर परिवारवाद कांग्रेस में, तो क्या वो आपको भी अधिकार देता है कि आप परिवारवाद की आप जब साथ में ले लें नैरेटिव अपने सेट साथ? करते हैं अजीत जी, नैरेटिव सेट मेरी करते बात समय आप मुझे भी राजनीतिक बोलने विश्लेषक दीजिए हैं, विवेक जी। या तो मैं आप तो सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी से खुल करके आइए, विरोध आपने ये कीजिए, नहीं कहा, और या आपने तो ये नहीं समीक्षा बताया। चलिए निष्पक्ष ठीक होनी है, चाहिए। ठीक है। विवेक जी, चलिए आपने विवेक बताने जी नहीं ठीक दिया। है, अजीत जी आपने ये ठीक नहीं है, बताया समय की कि कमी उसमें है। मोस्टली आ रही है। अजीत जी समय की कमी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें यूपी की, तो अभी यूपी की सियासत में नारों का दौर जारी है। नारों को लेकर पलटवार भी हो रहा है। पहले एक नारा बीजेपी की तरफ से आया, जिसका विपक्ष तरह तरह का अब काट निकाल रही है। हालांकि इन सब नारों का असर आने वाले उपचुनाव में कितना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।